नमस्कार। जिंदगी एक रंगमंच है और हम सभी इसके अलग अलग पात्र, कहानियों से जुड़े हुए अलग अलग किरदार निभाते हुए। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने अभिनय और निर्देशन से भारतीय रंगमंच को सुशोभित किया है। स्वागत कीजिए सुरेंद्र शर्मा जी का। नमस्कार। नमस्कार। पिछले 5 दशकों से आप टेलीविज़न, थिएटर और फिल्म की दुनिया से जुड़े हैं। आइए सबसे पहले आपके जीवन की एक झलक देखते हैं। सुरेंद्र शर्मा अभिनेता, निर्देशक और नाट्य लेखक। थिएटर के अलावा फिल्मों और टेलीविजन में एक मुकाम हासिल किया। पिता एक पुलिसकर्मी थे, इसीलिए घर में कहीं भी कला का माहौल नहीं था। लेकिन आप में कला की प्रतिभा शुरू से ही थी, जिसने आपको अभिनय में प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया। 1984 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक अभिनेता के तौर पर लंबे समय तक कार्य किया। आपने करीब 70 से भी अधिक नाटकों में अभिनय किया। दूरदर्शन के कई प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों जैसे तमस, मंजिलें, फिर वही तलाश, चाणक्य, भारत एक खोज के साथ ही लगभग 50 टीवी धारावाहिकों में आपके अभिनय को सराहा गया। इसके अलावा दूरदर्शन के बहुत सारे नाटकों और टेलीफिल्म्स के साथ ही 3 फीचर फिल्मों में अभिनय की छाप छोड़ी। आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संचालित देश की विभिन्न कार्यशालाओं में प्रशिक्षण और नाट्य निर्देशन भी दिया। 1986-87 में साहित्य कला परिषद द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया और 2018 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नट सम्राट के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। आपको आपके जीवन के इस सफर की ढेरों बधाई और आने वाली जिंदगी के सफर की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1981 से 84 बैच के सदस्य हैं। एक्टिंग में आपने स्पेशलाइज की और सबसे पहले मैं 1981 से ही शुरू करना चाहूँगा, जब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इंटरव्यू देने एक कमरे में दाखिल होते हैं, फिर क्या होता है? एकदम से एक माचिस मेरे ऊपर फेंकी जाती है। अच्छा। मिस्टर BM शाह हमारे बहुत रिस्पेक्टेड डायरेक्टर थे नेशनल स्कूल ड्रामा के, तो उन्होंने एकदम से माचिस फेंकी मेरी तरफ और कहा कि जल्दी से 5 तरह से इसका इस्तेमाल करो। अच्छा। ताकि अलग अलग ये चीज़ें लगें। तो मैं जितना टाइम लगा रहा था, वो कहते फटाफट फटाफट एकदम से रुकना नहीं है। तो मैंने फटाफट उसको बर्फी बना लिया। अच्छा। बर्फी बना के फिर कंगा बना लिया। फिर उसके बाद माउथ ऑर्गन बना लिया। उसके बाद मैंने उसको पिस्टल बना लिया। इस तरह से मैंने 5 तरह से इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब एक अच्छा अभिनेता अगर कोई बनना चाहे, अच्छे रिफ्लेक्सेस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक्टर को पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ही, अप टू डेट तो होना ही चाहिए, ताकि समझ उसकी आज के परिप्रेक्ष्य में रहे। लेकिन साथ साथ खेल बहुत खेलने चाहिए, जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिससे रिफ्लेक्सेस बहुत उसके शार्प रहें, क्योंकि हमारे आंखें सबसे ज़्यादा अभिव्यक्त करती हैं। तो आंखें तो फ्लेक्सिबल होने ही चाहिए। तो सुरेंद्र जी, ये हैरत की बात है कि आपके परिवार में कोई एक्टिंग में नहीं था, तो स्कूल में ही एक्टिंग का शौक कैसे जगा? जैसे सभी टीनेज बॉयज और गर्ल्स फिल्में देखते हैं और फिल्में देखने के बाद आईना देखते हैं, तो हर एक को लगता है कि मैं क्यों नहीं बन सकता। क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का, कहानियों का, सोचने का, कल्पना करने का बड़ा शौक था, तो अभिनय में उसका इस्तेमाल होता तो ही स्कूल है। में आप एक अच्छे विद्यार्थी थे? हाँ, बेटर देन एवरेज था। और लेकिन मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करता था, जैसे मॉक पार्लियामेंट्स, डिबेट्स, इस तरह उस तरह से काफ़ी करता रहता था। कॉलेज में शुरुआत में ही आते आते अच्छा थिएटर का शौक लगा। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज की बात कर रहे हैं? देशबंधु कॉलेज, यस। तो वहाँ मैं एडमिशन हुआ मेरा, तो वहीं मेरी रोड पे ही मुलाकात हो गई। मेरी क्लासमेट जो स्कूलिंग में मेरे साथ डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, कुलदीप कौर, हर्षदीप कौर की मदर, जो सिंगर लड़की है उसकी मदर,
तो वो मेरी क्लासमेट थी, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। अभिकल्प नाम का पहला ग्रुप था मेरा, अच्छा, जिसमें गुलशन कुमार जी, स्वर्गीय गुलशन कुमार जी, जो भगत सिंह कॉलेज में पढ़ाते थे, वो डायरेक्ट करते थे। तो उनके साथ पहला नाटक किया था मैंने। पंछी ऐसे होते पंछी ऐसे आते हैं, विजय तेंदुलकर का नाटक था, पंछी ऐसे आते हैं। उसमें बंडा का रोल किया था और बाई चांस वो बहुत अच्छा हो गया, तो पेपर्स में रिव्यूज़ भी बड़े अच्छे आए, तो वहीं से फिर एक शौक लग गया। तो देशबंधु कॉलेज में जो कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन की, तो कॉमर्स में रुचि नहीं थी ज़्यादा? शुरुआत में तो यही लग रहा था कि भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। जैसे बीकॉम ऑनर्स लिया तो हर एक मतलब पता नहीं ज़िंदगी कहाँ ले जाती है, थोड़ा सा कुछ भी तय नहीं होता उस वक्त, वो एज ऐसी होती है। लेकिन हाँ, शौक आपके कहीं और ले जाते हैं, फिर कई बार वो भी प्रोफेशन बन जाता है, जबकि थिएटर कभी भी प्रोफेशन नहीं बन पाया हमारे यहाँ। अपने लिमिटेड सोर्सेज में भी थिएटर करने की एक लगन थी, तो इसलिए उसको आगे बढ़ाते चले आए। तो आपको लगता है कि आपको बतौर एक्टर जो एक ज़्यादा पहचान मिली वो 1978 में जो आपका प्ले आया अपना मोर्चा, जी जोहान का किरदार? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अभिकल्प के बाद एक ग्रुप था प्रयोग, M.K. रैना साहब जी। उसमें डायरेक्टर थे। तो वहाँ के एक्टर्स मुझे अक्सर मिलते रहते थे, देखते थे, मेरा काम भी देखते थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं उस ग्रुप में भी आके काम करूँ, रैना साहब के साथ भी काम करूँ। तो मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि ये लोग तो बड़े नाम थे उस वक्त, हम लोग तो बहुत ही यंग थे उस वक्त, तो लगा कि हर एक के साथ काम करना चाहिए, इनके साथ तो करना ही चाहिए। मैंने वहाँ आके काम किया, तो वहाँ अंकुर जी से मुलाकात हुई, BNA से, लखनऊ से वो आए थे पढ़ाते हुए। तो उन्होंने वहाँ उपन्यास किया एक अपना मोर्चा, काशीनाथ सिंह का। तो उसमें एक कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर था जवान, रेड़ा चलाने वाला व्यक्ति था, धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था, लेकिन वो दुनियावी इतना था और इतनी नॉलेज थी, पर्सपेक्टिव उसका इतना बड़ा था, नज़रिया इतना बड़ा था कि वो शिक्षकों को भी शिक्षा दे रहा था और स्टूडेंट्स को भी शिक्षा देता था। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अच्छा भी हुआ। तो इतने आपने नाटक किए बतौर एक्टर, तकरीबन 70 नाटक, अलग अलग जब किरदार निभाते हैं तो अपने जीवन में भी फिर सीख मिलती है, लर्निंग होती है, ग्रोथ होती है। उस कैरेक्टर पे बिलीफ नहीं होगा, उस कैरेक्टर के थॉट्स और उसके महसूस करने पे बिलीफ नहीं होगा और महसूस नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे उसको ठीक से। और महसूस हो गया और उसको बिलीफ हो गया, इट मीन्स उसके विचार से विचार मिल गया आपका, तो वो तो तभी मिलेगा ना जब आप उसको समझेंगे, तो तभी होगा वो। तो इसलिए आप साथ साथ ग्रो करते हैं, आपके अंदर सवाल उठते हैं बहुत सारे, आपके अंदर जिसे कहते हैं आपका नज़रिया ब्रॉड होता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आप ढूंढते हैं, अंडरलाइन उसके मीनिंग ढूंढते हैं, तो नज़रिया तो बढ़ता है आपका। तो 70 के दशक में देशबंधु कॉलेज से आपने कॉमर्स ग्रेजुएशन की, साथ ही आपने प्रयोग और अन्य थिएटर ग्रुप्स के साथ काम भी किया, काफ़ी नाटक हो गए। फिर 80 के दशक में NSD जाना कैसे हुआ? प्रयोग में काम करते करते, क्योंकि तब तक रैना साहब के साथ भी, अंकुर जी के साथ भी बहुत सारे नाटक कर लिए थे, बजाज साहब के साथ भी काम किया था, रामपाल बजाज। तो इन्होंने मुझे राय दी बहुत प्यार से कि तुम्हें जाना चाहिए NSD, वहाँ एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तुम जैसे लोगों को ही आना चाहिए, जो सीरियसली काम करते हैं और लगातार काम कर रहे हैं, और आओ और प्रशिक्षण लेकर फिर अच्छा काम करो। तो आगे। उस समय उसमें एंट्री लेना मुश्किल था NSD में, कोई एग्ज़ाम? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त आते ही चंद लोग थे, और जो लोग आते थे वो सोच के आते थे कि हो सकता है पूरे जीवन हमें नाटक ही करना हो, क्योंकि फिल्म बहुत दूर की चीज़ थी और दूरदर्शन में भी बहुत आसान नहीं था, क्योंकि दूरदर्शन में नाटक हुआ करते थे, सीरियल उतने होते नहीं थे, हमारे टाइम पे तो होते ही नहीं थे। 84 में शुरू हुए, बाद में 84-85 में शुरू हुए हम लोग और ये सब जी। तो हमारे टाइम पे जब शुरुआत की थी तब कुछ भी नहीं था, दूरदर्शन में भी नहीं होता था, नाटक होता था कभी साप्ताहिक एक दिन। एक निष्ठा के साथ करते थे, क्योंकि अगर इसी से जीविका भी कमानी है तो फिर आपको बढ़िया काम, रिजल्ट तो अच्छा देना पड़ेगा। तो आज सुरेंद्र जी आप दूरदर्शन दिल्ली के केंद्र में बैठे हैं जो मंडी हाउस में है। जी। 70 के दशक में, 80s में मंडी हाउस कैसा लगता था? उस वक्त हरियाली थी, लोग बहुत कम थे, यातायात बहुत कम था, गाड़ियां बहुत कम थी, आप लोग पैदल बहुत- चलकर लंबा रास्ता तय करके आते जी थे? जी जी। मैं तो डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन हम रहते थे, मेरे फादर पुलिस में थे, तो हमारे पास थिएटर में पैसा ही नहीं था, एक्टर के लिए तो बिल्कुल नहीं था, जो आज भी नहीं है। आज तो फिर भी थोड़ा बहुत एक्टर थोड़ा डाइवर्ट कर लेते हैं अपने आप को टेलीविज़न में, इधर कहीं और थोड़ा सा अर्निंग हो जाती है तो जीविका चल जाती है। हमारे टाइम पे तो आपके पास जेब खर्च नहीं हुआ करता था, आपके पास किराए के पैसे नहीं होते थे, और सचमुच नहीं होते थे मेरे पास।
डिफेंस कॉलोनी से 14 किलोमीटर मैं पैदल चल के आता था, मतलब मैक्सिमम टाइम। कभी कभार थोड़े बहुत हो जाते थे तो। और इसके पीछे फिटनेस के साथ साथ ये था भी पैसे थोड़े बच जाएं। यस, ये भी था। और मैं मौज मस्ती में, हम लोग डायलॉग मैं याद करता हुआ रास्ते में वाह। यहाँ पहुँच जाया करता था, तब डायलॉग भी याद हो जाते थे और चले भी आए, और चलना मुझे अच्छा लगता था वैसे भी जी। और एनएसडी पास आउट करने के बाद 84 में आपका एक और लोकप्रिय प्ले आया था, ये आदमी ये चूहे। जी हाँ, जग्गू का किरदार। जी हाँ, जी हाँ। हमारे एनएसडी के काफ़ी सीनियर लोग, राजेंद्र गुप्ता, देवेंद्र राजंकुर, बहुत से लोग, दीपा शाही, अमिताभ श्रीवास्तव, वीरेंद्र सक्सेना, 30 के करीब लोगों का कोई मीटिंग हुई होगी दिल्ली में कि भी एक ग्रुप बनाते हैं और इस तरह से संभव नाम से उसकी शुरुआत करते हैं। अच्छा। तो संभव मीन्स पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब ये हुआ कि 7 शो हर महीने, और हर महीने एक नया नाटक। साल के 84 शोज। जी हाँ, साल के 84 शो। और उस वक्त जिस तरह ऊर्जा थी अंदर, मैं उस वक्त था, लास्ट डे चल रहे थे मेरे एनएसडी के ट्रेनिंग के 3rd ईयर के, तो हम लोग मणिपुर में थे, रतन थे हम। अच्छा। के उसमें कैंप में थे। तो वहाँ मुझे खबर मिली कि भाई ऐसे ऐसे करके ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं, तो उसकी जो शुरुआती फीस थी तो वो भरने के लिए कहा गया। तो मैंने कहा आप भर दीजिए, मैं आऊँगा और मैं उसी में करूँगा। मुझे रेपेट्री से भी ऑफर थी, एनएसडी की रेपेट्री से भी। अच्छा। तो मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि मैं थिएटर और एक्टिंग में नौकरी की तरह नहीं करना चाहता था। मैं नौकरी कर ही नहीं सकता था। ये सुरेंद्र जी के पास एक बेबाकी थी कि भले रेपेट्री कह रही है या मुंबई कहे या कुछ, अगर आपके मन से नहीं आ रहा तो आप ना कह देते थे। जी हाँ, एक्चुअली मैंने मन की ही सुनी है आज तक। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, कहीं यहाँ मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं होता तो मैं करता नहीं हूँ। जैसे नौकरी करना मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे कोई डिक्टेट करे कि इस वक्त ये करो, ये करना है, इतने टाइम पीरियड में करना है, मुझसे नहीं हो पाता। देखिए, बॉस को तो आप कह देंगे कि भाई डिक्टेट ना करो, माता पिता को कैसे समझाएंगे, और वो भी तब जब पिताजी पुलिस में हो। तो जब आप नाटक में अच्छा कर रहे थे, आपको आनंद आ रहा था, घर परिवार वाले तो कहते होंगे सेटल हो जाओ। हुआ ये कि मैंने उनको स्पष्ट कर दिया शुरू में ही कि मैं एक चाहे फटे हाल रह लूँ, अच्छा। जीवन में जी लूँ, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं नाटक के बिना जी नहीं सकता। ये कह दिया आपने? जी हाँ, मैंने बिल्कुल उनको क्लियर कर दिया था। जब मैंने इतना ओपनली क्लियर ही कर दिया कि मैं आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखूँगा, मान के चलिए कि मैं भी आपकी कोई फिनेंशियली मदद नहीं कर पाऊँगा। तो ये जीवन साथी को भी बोल दिया फिर? जी हाँ, उनको भी शुरू में क्लियर कर दिया था कि अभी आप डिसीजन ले लीजिए, इन तिलों में तेल नहीं है। मैं तो सिर्फ थिएटर के लिए ही बना हूँ। पर उन्हें आपकी एक्टिंग बहुत पसंद आती थी। कहती तो यही थी कि अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने उन पे ही छोड़ा था। तो उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि थिएटर की वजह से ही आप दोनों की मुलाकात भी हुई। हाँ, वो प्ले देखने आती थी और उसी में मुलाकात हुई, उसी में हम लोग दोस्त रहे काफ़ी समय तक। ट्रांसलेशन भी साथ साथ किए। वो इंग्लिश बैकग्राउंड से थी, मैं इंग्लिश कर रही थी, मैं हिंदी बैकग्राउंड का था, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। तो ट्रांसलेशंस भी हमने साथ साथ की। तो 84 से 86, 87 संभव ग्रुप में आपने जैसे बताया साल में 84 शोज, और फिर 80 का दौर वो था जब दूरदर्शन भी नेशनल हो रहा था जी। और बहुत सारे ऐसे धारावाहिक हुए दूरदर्शन के जिसमें आपने अभिनय किया। कौन से याद आते हैं आप? जब मैं संभव में था उस दौरान तो हम लोग के बाद बुनियाद, और ये तो बॉम्बे वाला था बुनियाद, तो हम लोग दिल्ली में बन रहा था उस वक्त। जो भी दिल्ली में टेलीफिल्में करते करते जो भी बनता था सीरियल, उसमें ये ज़रूर था कि हम लोगों को ज़रूर पूछा जाता था, क्योंकि आफ्टर एनएसडी रेपेट्री संभव बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो वहाँ के एक्टर्स रिलायबल एक्टर्स माने जाते थे। तो हमें ज़रूर एक बार कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आता था तो पूछते थे। जैसे तमस बना, जब गोविंद नहलानी भी प्ले देखने आए थे मेरा, मुझे अभी भी याद है कि शकुंतला की अंगूठी एक प्ले हमने सुरेंद्र वर्मा का किया था। उसमें मैं बहुत ही ऑपोजिट, जो मैंने रोल तमस में किया उससे बिल्कुल ऑपोजिट रोल कर रहा था। अच्छा। हंसने हंसाने वाला, एक बहुत ही जो सिचुएशनल कॉमेडी पैदा करता है। अच्छा। लेकिन तमस में एकदम से कॉन्ट्रास्ट में है वो। तो तमस की शूटिंग कहाँ हुई, और 5 घंटे की फीचर फिल्म बनी जिसे फिर बाद में दूरदर्शन पर भी दिखाया गया। गोविंद नहलानी बतौर डायरेक्टर, क्या यादें हैं आपको उस्मान के कैरेक्टर की? उस्मान के कैरेक्टर की तो यही यादें हैं कि ये कैरेक्टर नॉवल में था ही नहीं तमस में। अच्छा। भीष्म साहनी वहाँ पर मौजूद होते थे हमेशा ही सेट पर,
और उन्होंने जब गोविंद जी ने मुझे, रिटर्न तो रोल था ही नहीं, कास्ट क्या करते, उन्होंने कहा यू आर वर्किंग विद मी, मुझे ये कह के गए वो कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा इन डेट्स में अगर आ सको तो आ जाना। फिर उन्होंने किसी के थ्रू मैसेज पहुंचाया कि फलां डेट को आ जाओ। बाद में पता लगा वो गलतफहमी थी उनको भी और मुझे भी। उन्होंने असिस्टेंट से नहीं पूछा और मुझे मैसेज मिल गया कि पहुंचना है कल। तो ये संवाद क्या लेटर्स के थ्रू होता था, नहीं, फोन कॉल पर? क्योंकि हम लोग पास तो ये मोबाइल तो थे नहीं उस जी। वक्त, तो वो बजाज साहब के यहाँ फ़ोन आया था, अच्छा। तो उनके यहाँ लैंडलाइन था, तो उनको फ़ोन किया होगा उन्होंने किसी लड़के के थ्रू हमारे को पहुँचा दिया। हमारी रिहर्सल चल रही थी श्रम सेंटर में, तो मेरे को इमीडिएटली तैयार होकर भागना पड़ा। मतलब सुबह सब लोगों ने मदद की मुझे भेजने में। पहली बार ज़िंदगी में मैं जहाज़ पे चढ़ा, अच्छा। तमस के दौरान 85 में। तो मैं वहाँ पहुँच गया, तो उन्होंने कहा अरे अभी तो कोई रोल अभी तैयारी नहीं है, तो आप कैसे आ गए? तो मैंने कहा मैं तो खबर मिली थी कि आपने बुलाया। तो कहते कोई नहीं, अब आ गए हो तो अब मैं कुछ करता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने भीष्म जी से मिलवा के मुझे, भीष्म जी जानते थे मुझे, उनके हमने पहले प्रयोग में मैं उनके साथ काम कर चुका था, उनकी कहानियों पर वो अच्छे से जानते थे, बड़ा प्यार करते थे मुझे वो। तो भीष्म जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कैरेक्टर एक इम्प्रोवाइज़ करूँगा, लिखूँगा। तो ये इम्प्रोवाइज्ड कैरेक्टर था मनोहर भाई के साथ मुस्लिम लीग में उस्मान कैरेक्टर। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का कैरेक्टर लिखा, तो मुझे उस ब्रीफ से कैरेक्टर में भी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। नहीं, बहुत अच्छा था वो कैरेक्टर। और उसके साथ साथ अगर मैं 80s में और सीरियल्स की बात करूं दूरदर्शन में, तो क्या जैसे महाभारत, रामायण, इसके लिए भी आपको कहीं अवसर मिला? क्योंकि उसी क्रम में फिर भारत एक खोज भी था जिसमें आपने कई नहीं, उससे पहले फिर वही तलाश, लेख जी दिल्ली में कर रहे थे, उसमें किया मैंने। मंजिलें एक सीरियल था, उमेश बिष्ट ने किया था, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, पत्रकार का एक पांडे का। तो दिल्ली में जितने भी बनते थे वो कर रहा था मैं। तो तमस के दौरान जब मैं बॉम्बे गया तो यात्रा एक सीरियल श्याम जी प्लान कर रहे थे, ट्रैवल सीरीज। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियल था वो। तो उसमें रवि केमू कास्टिंग कर रहे थे हमारे NST के ही, तो वो कास्टिंग कर रहे थे। तो ऐसे ही मंडिया में हम लोग खड़े थे, चाय पी रहे थे, तो उन्होंने खड़े खड़े कास्टिंग कर दी कि अच्छा। आप आ जाओ, कल शूट करना है। अच्छा। तो चले गए। तो क्योंकि श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, इन लोगों का काम कुछ मीनिंगफुल काम लगता था हमको। हम लोग इनकी फिल्में भी देखते रहते थे, तो लगता था कि थिएटर का सा एक अनुभव होता था। थोड़ा सा लगता था कि इनकी फिल्में देख के कुछ धरातल की फिल्में लगती थी। और आपने श्याम बेनेगल साहब के साथ तो काफ़ी काम किया, चाहे आपने यात्रा का जिक्र किया, कथा सागर जो सीरियल दूरदर्शन पे आता था, जी जी, भारत एक खोज। जी जी जी, मैंने 4 सीरियल किए थे उनके साथ। तो भारत एक खोज में तो तरह तरह के कैरेक्टर किए। तमस देखने के बाद तो खैर मतलब उस छोटे से रोल में पता नहीं क्या जादू हुआ कि महेश भट्ट साहब ने भी बॉम्बे से बुलवा लिया डैडी फिल्म के लिए। फिर डैडी फिल्म उनके साथ की। काफ़ी समय मैं रहा वहाँ बॉम्बे में, तो वहाँ पर चाणक्य भी सीरियल किया। तो इस तरह से सीरियल्स वहाँ रहते हुए किए, वहाँ पर जीवन यापन के लिए ये सब मेरी मदद करते रहे ये सीरियल्स। तो जब आप मुंबई, आपको मौका मिला जाने के लिए, जी। चाहे वो तमस की शूटिंग हो या फिर उसके बाद डैडी की, फिर वापस दिल्ली आ गए, मुंबई में नहीं आपने कभी सोचा कि करियर बनाए, वहीं रहें? लाइफ में अगर मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ तो मैं मॉनेटरली और इस तरह की ऊपरी चमक दमक और वो सब चीज़ें मेरे को लुभावित नहीं करती ज़्यादा। मेरे को तो मन का सुकून होना चाहिए और कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए, मुझे जो संतुष्टि होनी चाहिए। फिल्मों में ख़ास तौर पे कमर्शियल सिनेमा में उसकी ज़रूरत है, और मैं बुरा या अच्छा नहीं कह रहा हूँ। कमर्शियल सिनेमा की अपनी एक ज़रूरतें हैं, अपना एक डिसिप्लिन है, अपना एक जैसे कहते हैं कि लिमिटेशंस भी हैं। तो उसमें ज़रूरत है कि आप अच्छा दिखें, आप साफ़ सुथरे दिखें, आप सुंदर दिखें। जैसे कि डैडी फिल्म मेरे मन का रोल नहीं हुआ वो जो मैंने किया। अरे साहब आप वो सॉरी साहब, वो 15 साल पहले कोई बोला कि आप। कोई बात नहीं। बार टेंडर था, बारटेंडर का सीन तो था। बार टेंडर था, तो मेरे जो दिमाग में इमेज थी बार टेंडर की, एक वेटर वाले इस तरह के एक छोटे से पब में, तो वो रफ टफ थोड़ा सा एक इमेज थी। तो मैं जैसे ही अपना कैरेक्टराइजेशन मतलब कॉस्ट्यूम और ये पहन के और थोड़ा सा उस तरह के उसमें आया मैं मूड में,
तो भट्ट साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपके साथ बहुत सारी फिल्में करनी है, आप सुंदर दिखने चाहिए, मैं प्रोड्यूसर को कैसे कन्विंस करूंगा। ये वो रिक्वायरमेंट कमर्शियल सिनेमा की है। लेकिन हमें वो आपका सीन जो है अनुपम खेर और सतीश कौशिक साहब के साथ वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी अदायगी बहुत अच्छी थी उसमें। थिएटर का एक खुलापन, और जो अब अपने मन से भी डिस्कशन करके भी, लड़ झगड़ के भी हम लोग एक नतीजे पे पहुंचना, और उसके बाद फिर जो करना, कन्विंसिंगली करना, बड़ा मन से करना, संतुष्टि महसूस करना, बाद में एक संतोष अनुभव करना। तो 90 के दशक में भी फिर यही सिलसिला रहा, क्योंकि 2002 में जाके आपने अपना थिएटर ग्रुप रंग सप्तक स्थापित किया। मैं जब आ गया बॉम्बे से लौट के, क्योंकि उसी दौरान मेरी शादी भी हुई, तो फिर घर भी चाहिए था, क्योंकि मैं कब तक डिपेंडेंट रहता अपने पेरेंट्स से। शुरू में ही कह दिया था कि मैं कोई उन पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा या उनसे कोई मदद नहीं लूँगा, क्योंकि मैं खुद भी मदद कर पाने की स्थिति में नहीं था। तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग के अलावा, क्योंकि एक्टिंग में पैसा नहीं है थिएटर में, थिएटर करने का शौक़ तो है, लेकिन मुझे एक्टिंग के अलावा भी काफ़ी कुछ करना होगा, तभी कुछ अर्न कर पाऊँगा मैं। तो मैंने NSD के ट्रेनिंग मेरे काम आई, मैंने पढ़ाना शुरू किया, वर्कशॉप्स करनी शुरू की, मैंने ट्रांसलेशंस करनी शुरू की, NSD के लिए भी, बाहर भी। मैंने डायरेक्शन करनी शुरू की एक्टिंग के साथ साथ। तो मैं मल्टीपल काम कर रहा था, तब जाके मैं कुछ इतना अर्न कर पाता था कि रिस्पेक्टफुली, मतलब मेरी वाइफ भी टीचर थी, हम लोग एक फैमिली चला सकें और कुछ बचत कर सकें ताकि घर बना सकें। जी। और रंग सप्तक थिएटर ग्रुप की विशेषता की अगर बात करें तो आपको जान के बहुत हर्ष होगा कि सुरिंदर शर्मा बतौर निर्देशक, जो खास बात रही वो ये कि आप भारत के हिंदी साहित्य कृतियों को लेकर आपने उसे ड्रामेटाइज किया, और बहुत लोकप्रिय हुई वो सीरीज़, फिर चाहे रंगभूमि हो, अन्य कृतियाँ हों। ये उपन्यास का कैनवास इतना वृहद होता है जी, उसे आप कैसे फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं ड्रामा के लिए? इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ हिंदी अकादमी दिल्ली, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब ये काम उपन्यासों को ड्रामेटाइज करके डायरेक्ट करना। मैं एक्टिंग करता था और प्लेज ही डायरेक्ट करता था, जो प्लेज बड़े बनाए प्लेज होते हैं। चूँकि मुझे साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था, मैं कहानियाँ, उपन्यास बहुत पढ़ता था, मतलब ये बचपन से ही मुझे आदत थी, कल्पनाओं में रहता था। उसके बाद मैं जोड़ तोड़ करता रहता था कहानियाँ पढ़कर। तो 2002 में मुझे उड़ता उड़ता से एक ऑफ़र आया NSD की तरफ से कि कोई भी राजी नहीं हो रहा है, अगर आप रंगभूमि करना चाहते हैं तो हिंदी अकादमी की तरफ से ऑफ़र है, कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। तो मैंने रंगभूमि इमीडिएटली पढ़ा, और शाम को 4 बजे शुरू करके सुबह के 3 बजे तक मैंने रंगभूमि ख़त्म कर दिया। अच्छा। उसी में मुझे पता लग गया कि इसमें ड्रामेटिक एलिमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, इसमें काफ़ी कुछ निकल सकता है, और मुझे खूब आनंद आया अंदर सोच कर। तो मैंने एकदम से हाँ कर दी नेक्स्ट डे मॉर्निंग कि मैं ये करूँगा, और वो मेरा पहला उपन्यास था, और वो इतिहास बन गया। आपको तब था इतना लोकप्रिय होगा कि 2 दशकों में मुझे इतने ये नहीं शोज? मालूम था, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था अमित। मैं तो बस ये बस मालूम था कि मुझे बहुत आनंद आएगा इसको करते हुए, जो बहुत आनंद आया मुझे उसको ड्रामेटाइज करने में भी, क्योंकि मैंने उसमें जो मेन पात्र था 92% में विनय एक मेन कैरेक्टर है, ठीक है, वो हमारे नाटक में था ही नहीं। मैंने उसका 8% लिया बीच में, उसमें सूरदास मुख्य पात्र बन गया। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा 2-2.5 महीने का। और बाकी जो उपन्यास थे, चाहे वो निर्मला हो, मैला आंचल हो, बहुत सारे मैंने दर्जन के करीब उपन्यास किए, तो बड़े बड़े राइटर्स के जो क्लासिक्स हैं वो किए। उसके बाद मैला आंचल हुआ, निर्मला हुआ, गबन हुआ, चित्रलेखा हुआ, बूंद और समुद्र, बाण भट्ट की आत्मकथा, कम से कम 13 है। आपको ये एहसास हो गया था तब कि एक्टिंग शायद एक बूंद है और निर्देशन समुद्र? सचमुच ऐसा ही था कि मैं एक्टिंग में तो आपको ठीक है, नाटक तो पूरा पढ़ना ही होता है, आपको कहाँ प्लेस्ड हैं आप, आपका कैरेक्टर कहाँ प्लेस्ड है, ये एक्टर देख लेता है और अभिनय करता है, एक व्यक्ति की रिसर्च करता है जो कैरेक्टर वो खुद कर रहा है, और इंटरेक्शन किन लोगों के साथ है उनके बारे में सोचता है। लेकिन एक निर्देशक को, क्योंकि उपन्यास तो उसमें तो कैरेक्टर 297 होते हैं, मैं एक वैसी रफली फिगर दे रहा हूँ, तो उसमें से आप अगर चूज़ करते हैं, मान लीजिए 70 कैरेक्टर भी रखते हैं या 60 कैरेक्टर भी रखते हैं, तो 60 कैरेक्टर्स के बारे में आपको सोचना है, आपको उनको बांधना है, उनके थ्रू अपनी कहानी को पहुंचाना है, और इतने सारे जीवित पुरुषों को, स्त्रियों को जो कैरेक्टर कर रहे हैं एक्टर्स,
उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, उनके साथ समन्वय बिठाना है और फिर उनसे रिजल्ट लेना है। जी इतना बड़ा काम है ये वाकई समुद्र की तरह काम है। जी बिल्कुल। और ये खास बात रही आपके निर्देशन में कि 40 से 50 एक्टर्स आपके होते थे, उसमें से अधिकांश न्यू कमर। तो चलते चलते, क्योंकि आप थिएटर पढ़ाते भी हैं, और अगर कोई न्यू कमर आपको देख रहा है, क्या आप कहेंगे, क्या वॉइस इंपॉर्टेंट है, कैसे अपनी विधा को सुधारें? आइसोलेशन में किसी चीज़ को सुधार के आप टोटल थिएटर नहीं कर सकते या अभिनय नहीं कर सकते या कोई भी कला आप ग्रहण नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि थिएटर या कोई भी कला जीवन सिखाती है और जीवन से ही कला आती है, उससे बाहर की चीज़ नहीं है। अगर हमें जीना आता है प्रॉपरली, अगर हमें अपनी बात कहनी आती है, हमें चलना आता है, हमें देखना आता है, सुनना आता है प्रॉपरली, वी शुड मीन इट। हमें प्रिटेंड नहीं करना है कि हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हम तो अगर हम प्रिटेंशन नहीं कर रहे हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं और सचमुच जी रहे हैं, सचमुच महसूस कर रहे हैं, सचमुच समझ रहे हैं, सचमुच एक्शन कर रहे हैं, सचमुच मन से अंदर से आ रहा है, तो अभिनय तो आ गया। अगर सचमुच देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कल्पना में आप साथ साथ चल रहे हैं, तो जी रहे हैं आप उसको। सेकंड नेचर बनाना पड़ता है। तो सेकंड नेचर तभी बनेगी जब हम पूरी तरह से उसको जी लेंगे, तो वो गहराइयां भी तभी आएंगी। तो आखिरी में यही पूछना चाहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है जिंदगी एक सफर, आप जीवन की लीला को कैसे देखते हैं? क्या आप मानेंगे जिंदगी एक रंगमंच है, और जैसे आनंद फिल्म का डायलॉग है कि हम सब कठपुतलियां और इसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में? जी हाँ, इल्यूजन तो है, भ्रम तो है, और थिएटर में हम भ्रम ही पैदा करते हैं और क्या करते हैं। जो कर रहे हैं वो सचमुच थोड़ा हो रहा होता है। हम पता नहीं किस कैरेक्टर का दुख है जो हम सह रहे होते हैं, किस कैरेक्टर की खुशियां हैं जो हम खामा खुश हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, लेकिन वो सचमुच नहीं हो रहा होता, लेकिन हम उसको महसूस भी एट द सेम टाइम महसूस कर रहे होते हैं। तो ये भ्रम है। जैसे ज़िंदगी सपने की तरह बीत जाती है, मुझे पता ही नहीं है कि इतने साल कैसे गुजर गए। कोई रिग्रेट है आपको ज़िंदगी के सफ़र में? मुझे लगता है कि मैं अपने मन का काम कर पाया हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने सचमुच डंके की चोट पर अपने मन का काम किया है। मैं रंगमंच करना चाहता था, मैं कर रहा हूँ, मैं करता रहा हूँ, और मुझे कभी भी ठीक है, मुश्किलें जो आती हैं वो प्रैक्टिकल मुश्किलें हैं, वो लिमिटेशन है, हमारे फील्ड की लिमिटेशंस हैं या हमारे यहाँ की लिमिटेशंस हैं कि थिएटर इतना पॉपुलर नहीं हुआ है कि लोग आके पैसा खर्च करके टिकट लेकर देखें और इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व हो, जैसे ब्रॉडवे में है, बाहर है, उतना नहीं हो पाया। लेकिन ठीक है, आप कर तो पा रहे हैं, मैं कर तो पाया, इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं। जी, बहुत खूब। आज कार्यक्रम में आके अपने सफ़र को हम सभी के साथ साझा करने के लिए और इस बात पर बल देने के लिए कि शायद जीवन में आनंद और सुकून सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत आभार आपका सुरेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।